भाजपा को हम समझते हैं कि ये हमारे व्यापारियों को सुनने वाली पार्टी है, तो ये हमारे जो इश्यूज आ रहे हैं ये तो हम एड्रेस करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कई मायनों में एक हमारी एक ऐसा, मैं अगर कहूँ कन्फ्लिक्ट जोन है तो गलत नहीं होना चाहिए। पार्टी के अंदर भी जितनी सुनवाई होनी चाहिए, जिन क्वार्टर्स पे हम बात कर रहे थे तो वहां सिर्फ लिप सर्विस ही हो रही थी, वहां पे बिजनेसमैन को उस निगाह से नहीं देखा जाता। ये मेरे लिए एक बिटर एक्सपीरियंस था। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई तो वो सारा सिस्टम ही बंद हो गया। जो हमारे यहाँ के चाहे ट्रेडर्स थे चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगे कि भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना पैसा यहाँ इन्फ्यूज किया है तो जम्मू कश्मीर रीजन में इनकम टैक्स क्यों नहीं बढ़ा। क्या जम्मू कश्मीर के व्यापारी वर्ग की बात नहीं सुन पा रही बीजेपी? क्या जम्मू कश्मीर के व्यापारी के मामले हल नहीं हो रहे? क्या जम्मू कश्मीर के व्यापारी बीजेपी से खुश नहीं हैं? इन सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट नीरज आनंद जी से, क्योंकि नीरज आनंद जी ने भी अभी हाल ही में बीजेपी से रिजाइन किया है और बीजेपी में ये जो इंडस्ट्रीज सेल है उसके कन्वीनर भी थे। नीरज जी, बड़ा स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या कारण है कि बीजेपी से अचानक से आपने नाता तोड़ लिया और वापस आप ट्रेडर्स की आवाज बुलंद करने के लिए इंडिपेंडेंट खड़े हो गए? देखिए, ऐसा है दीपक जी, कोई भी निर्णय लेना इतना आसान नहीं होता कि पर्टिकुलरली जब एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो जी। और जम्मू कश्मीर आप जानते हैं हमारा एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर पूरे देश की नहीं पूरे विदेशियों की भी नजर रहती है जी। तो ऐसे में जब हम भारतीय जनता पार्टी में गए तो उसका मेन रीजन बना कि हमारे जो साथी थे उनको ये लग रहा था कि कोई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं है और यहाँ पे जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जी। उसमें जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज्यादा हावी हो रही है। तो यह एक निर्णय बना जो ना कभी ऐसा हुआ था पहले, जो हमारे केस में लिया गया इन पर्टिकुलर। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको एक उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ नहीं करता कि कोई ऑफिस बेरर, सिटिंग ऑफिस बेरर पॉलिटिकल पार्टी में जाए और वहां जाके वो उसका ऑफिस बेरर बने। अच्छा। ये हमें रिस्ट्रिक्ट करता है। ओके। लेकिन जो हमारी वर्किंग कमेटी थी उन्होंने स्पेशल मेरे केस में ये किया कि नीरज जी आप जाइए, बतौर मैं अध्यक्ष वहां भी रहा। उन्होंने, चूंकि मैंने एज पर कॉन्स्टिट्यूशन रिजाइन किया था कि भाई मैं अब वहां जा रहा हूं तो मैं वहां पे पोस्ट पॉलिटिकल पोस्ट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं, अभी हम देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो मेरे सीनियर साथी थे, मैं ये कहूंगा जी, शायद उनको कहीं ना कहीं ये खदशा था कि हम इसको भेज तो रहे हैं लेकिन जो डिजायर्ड रिजल्ट उन्होंने भी सोचे थे, जो आज मैं महसूस करता हूँ, तब मेरे को कहते थे तो मुझे तब बड़ी हैरानगी लगती थी ऐसा क्यों सोच रहे हैं। अच्छा। क्योंकि भाजपा को हम समझते हैं कि ये हमारे व्यापारियों को सुनने वाली पार्टी है, तो ये हमारे जो इश्यूज आ रहे हैं ये तो हम एड्रेस कराएंगे। और पब्लिक में भी ना एक बड़ी धारणा थी कि बीजेपी तो व्यापारी वर्ग की पार्टी है, बड़ी देर से। बिल्कुल सही है। और मैं एक बात बताऊं आपको, क्योंकि ऐसा था कि जितने भी बीजेपी के हमारे लोकल लीडर्स थे, हमारे उनके साथ अच्छे संबंध थे। बिल्कुल। सभी देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, व्यापारी वर्ग के आपको पता सबके साथ संबंध रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन उस वक्त क्योंकि ना एनसी की गवर्नमेंट थी, ना पीडीपी की थी, ना भाजपा की थी, तो उसके चलते क्या हुआ, एक ऐसी धारणा बनी कि हम पॉलिटिकल पार्टी में जाके, चूंकि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारे व्यापारी भाइयों को लगा कि इस वक्त चूंकि दिल्ली में भाजपा सरकार है और उन्होंने एलजी साहब को यहाँ भेजा हुआ है, तो शायद हम एक बेहतर समन्वय बना सकेंगे और जिससे कि व्यापार आगे बढ़ पाए, व्यापारियों को जो इशू बन रहे थे वो एड्रेस हो पाएंगे। लेकिन क्या हुआ, मैं आपको बताऊं दीपक जी, 2 साल का अरसा। आप 22 में गए थे और आपने 24 में रिजाइन किया, ऑलमोस्ट पूरे 2 साल का अरसा जी। और उस 2 साल में हमें क्या लगा कि और मुद्दे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कई मायनों में एक हमारी एक ऐसा, मैं अगर कहूं कन्फ्लिक्ट जोन है तो गलत नहीं होना चाहिए, कि यहाँ पे जो भी व्यापारी यहाँ का नेटिव है वो तो फंसा हुआ है यहाँ बैठा हुआ। बाकी अदरवाइज आप कहें कि 2019 में जो लॉकडाउन लगा, बिल्कुल, तब से लेके उसके बाद में कोरोना आ गया,
फिर कोरोना काल निकला जी। तो प्रयास होने लगे पॉलिटिकल उसके ऊपर हम्म। चले। तो कहीं ना कहीं जो हमारे व्यापारी हित के मुद्दे थे, वो चाहे ट्रेड के थे चाहे वो इंडस्ट्री के थे, वो बैक बर्नर पे चलते गए। ठीक। और उसके चलते जब हमें लगा कि पार्टी के अंदर भी जितनी सुनवाई होनी चाहिए, जिन क्वार्टर्स पे हम बात कर रहे थे, तो वहां सिर्फ लिप सर्विस ही हो रही थी, लेकिन वहां कोई डिस्पोजल नहीं नजर आ रहा था। तो उसके चलते हमारे साथियों को लगा कि भाई ना हम बाहर इस बात को रेज कर पा रहे हैं और ना ही हम इफेक्टिवली अंदर से काम करा रहे हैं। तो मेरे साथियों ने मुझे जोर लगाया कि नीरज जी, जैसे हमने आपको भेजा था, अब बाइज्जत वहां से अच्छा नीरज वापस जी, आ जाइए। आप एक ऐसे टाइम पे आपने पार्टी छोड़ी है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, पॉपुलर गवर्नमेंट आई और बीजेपी मेजर ऑपोजिशन थी, सरकार एनसी की बनी और आपने रिजाइन कर दिया। इससे पहले जब आप बीजेपी में रहे तो उस समय तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की ही सरकार थी। क्या बीजेपी व्यापारी वर्ग के मुद्दों को उठा नहीं पाई या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जम्मू कश्मीर बीजेपी की बातों पर गौर नहीं किया? क्या कारण रहा? आप इसको दोनों तरफ ले सकते हैं। मैं ये कहूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी शायद जो ध्यान रहा वो मूलतः इस बात पे रहा कि कश्मीर का जो माहौल है वो साजगार बनाया जाए पॉलिटिकली, कि वहां इलेक्शंस हो सके। उनकी प्रायोरिटी में शायद वो ज्यादा रहा, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेड और इंडस्ट्री के जो मुद्दे थे, और कहीं ना कहीं पूरे देश को ये दिखाने का प्रयास होता रहा कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी, आपको पता है, 28,400 करोड़ रुपए का पैकेज दिया कि हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और जितने भी हमारे ऑफिशियल्स थे, डिपार्टमेंट थे, वो इसी को पैट्रनाइज करते रहे, या आपको पूरे देश भर में जाते रहे टू ल्योर द इंडस्ट्री कि आप यहाँ पे आइए। तो उसमें क्या हुआ, लेकिन आप देखेंगे जी कि जो हमारा लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट था वो भी बेचारा पीछे रह गया, और जो ट्रेडर था उसकी तो सुनवाई हुई नहीं, क्योंकि सबको लगता था ये कहाँ जाएंगे, ये तो हमारे है ही। लेकिन मैं बड़े अफसोस से आपको कह रहा हूं दीपक जी कि हमारे यहाँ पे जितनी क्लेम किया जा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए इतना पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ हाईवेज के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, यहाँ पे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चले पीछे। मैं आपको कहूंगा कि आप कम से कम इसके ऊपर जो ये कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं जी, आप इनमें एक बार इनके इंटरव्यूज करिए और देखिए कि हमारा जम्मू का कॉन्ट्रैक्टर, हमारा जम्मू का सप्लायर, जम्मू का इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ बेनिफिटेड हुआ है। ठीक है, और उसके चलते क्या हो गया कि जो ऑफिशियल्स हैं हमारे यहाँ पे, वो अखबारों की सुर्खियां तो बटोर रहे कि जी हमने ये कर लिया, हमें इतने प्रपोजल आ गए, हमें फलां हो गया, ढिमकान हो गया। लेकिन आप देखिए, आज आप इंडस्ट्री सेगमेंट की बात करिए तो हमारी जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है जो यहाँ पे ऑलरेडी इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए। उनको जो आपने कमिट किया आप उनको दे नहीं रहे। चाहे टर्नओवर इंसेंटिव की बात थी, जब आपने उनको नहीं दिया, तो इससे एक बात समझनी चाहिए दीपक जी कि जब जो बाहर वाला इन्वेस्टर आ रहा है वो पुराने वाले को तो जरूर पूछेगा। जो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन है उनसे बात करेगा, जो गंगयाल इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट है उससे बात करेगा, बड़ी ब्राह्मणा से करेगा, पिठुआ से करेगा, लोकल तो पूछेगा ना, भाई आप वहां इंडस्ट्री चला रहे हो, आपके क्या हाल है। अगर वो खुशहाल नहीं है तो आप पुराने वाले को कैसे ला सकते, नए वाले को कैसे ला सकते हो। तो कहीं ना कहीं मैं ये समझ रहा हूं एक बहुत बड़ी हर्डल थी। और हम पार्टी के अंदर, देखो हर पार्टी के अंदर एक व्यवस्था रहती है। जैसे मैं कन्वीनर था जी, तो हमारे वहां मेरे ऊपर कन्वीनर ऑल सेल भी था। बिल्कुल, तो मेरी क्या थी, मैंने उनको रिपोर्ट करना कि भैया जी ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने आगे प्रधान से या संगठन महामंत्री जी से वहां से बात फिर सरकार तक, बात वहां से सरकार तक जानी, तो वो चीजों में ना डिल्यूशन हो रही थी, कहीं पे रिजल्ट नहीं। अच्छा, एक और चीज है नीरज जी, आप लंबे समय से, क्योंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, लंबे समय से ट्रेडर फेडरेशन से भी जुड़े हुए हैं। 22 में जब आप बीजेपी में नहीं गए थे, बाहर बैठ के उस बीजेपी को देखना और अब बीजेपी से होकर बाहर आना, कितना फर्क है, कितना अंतर है? देखो, उसमें सबसे बड़ा अंतर तो मुझे यही लगा कि शायद सभी पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसा होता होगा, क्योंकि मैं वहां पे जब अंदर गया तो फ्रैंकली आपको बताऊंगा कि वहां पे बिजनेसमैन को उस निगाह से नहीं देखा जाता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां सोचती हैं कि शर्मा कितने हैं, वर्मा कितने हैं, जाट कितने हैं, मोहम्मडन कितने हैं,
वो इस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं। जातिगत राजनीति आप चाहे नेशनल लेवल पे देखें चाहे स्टेट लेवल पे देखें। ये मेरे लिए एक बिटर एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब हम बाहर थे ना, देखो हम बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेसमैन जो होता है ना, उसके लिए जो उसका ग्राहक या कस्टमर है वो भगवान है। उसकी कम्युनिटी बिजनेसमैन है, उसकी बिजनेस कम्युनिटी है। हमारी दुकान के ऊपर जो भी आएगा हम सबका वेलकम करते हैं। और जैसे आपने कहा, मेरा जो पिछला 25-26 साल का अनुभव रहा जी, तो मूलतः हम जम्मू कश्मीर जो है ट्रेडिंग स्टेट है। हम दुकान के ऊपर हर एक का वेलकम करते हैं और स्वागत करते हैं जी। पहली बात तो यही हमें पचती नहीं थी, बिल्कुल, कि जब हम एक जातियों में आधारित बात करते हैं तो हम उसमें फिट नहीं बैठते थे। दूसरा, जब हम वहां पे बात करते थे सभी समावेशी, तो ऐसा नहीं था कि हमें रिस्पांस अच्छा नहीं आता था, क्योंकि वहां भी हर तरह के साथी थे हमारे जी। और लेकिन फिर मैंने जैसे आपको कहा कि देखिए, जैसे मान लीजिए मैं सप्लायर्स की बात करता हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करता हूं, तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो उसके साथ में क्या हुआ कि इंडस्ट्री जो लोकल थी जी, यहां पे उसको परचेज प्रेफरेंस होती थी पहले। जब एलजी रिजीम आ गया तो आप नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ेंगे ना, उसमें ये है कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए अच्छा, परचेज प्रेफरेंस विद ठीक, कंटिन्यू। ठीक। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने क्या राइटर लगाया, नहीं जी, अब जो सारी एतबार देखा जाएगा। एतबार किसमें देखा जाएगा कि हम उसमें जेम पोर्टल के थ्रू परचेज करेंगे। अच्छा, जहां पे दिक्कतें हैं, हमें तो प्रॉब्लम देखनी है ना। अगर मैं बाहर आया हूं तो हम सजेशंस देने के लिए आए, कोई लड़ाई करने थोड़ी आए। हम वहां भी गए थे तो मसले हल कराने गए थे, वहां कोई पॉलिटिकल एम्बिशन तो थी नहीं कि हमने कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाना था। अगर आज भी आए हैं तो मूलतः उसकी वजह दीपक जी ये है कि अगर मैं पार्टी में था तो आपने देखा आपके संबंध हमारे आज के तो है नहीं, बिल्कुल, लेकिन 2 साल में तो आपने मेरा कोई इंटरव्यू नहीं किया, बिल्कुल ना आपने मेरे को बुलाया। आपको क्यों पता था? क्योंकि मैं आज भाजपा के अंदर हूं और बीजेपी में मुझे लगता है परमिशन बहुत ऊपर तक लेनी पड़ती है, बट नेचुरल है, पार्टी लाइन से आप बाहर नहीं बात कर सकते ना जी। तो आज मैं जो आपसे बात कर पा रहा हूँ खुल के कर पा रही, इसीलिए मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि मैं उनकी कोई यहाँ कमी गिनाने बैठा हूं। लेकिन क्या होता है, आज हमें एक विश्वास बना है कि आज एक पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन बनी, ऐसा माहौल बना कि भाजपा अपोजिशन में बैठी, लेकिन भाजपा के पास 29 एमएलए हैं, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और कश्मीर से जो एनसी को इतने अच्छे वोट्स मिले, मेजॉरिटी में वो आए हैं। तो आज हमें पूर्णतः ये विश्वास है कि अगर एनसी कुछ इनजस्टिस करेगी तो भाजपा उसको अच्छे से काउंटर कर पाएगी। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि हमें उम्मीद है कि जो समय हमारा गुम जाया हो गया वो तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आने वाले जो वर्ष हैं, इस नया अब आप देखेंगे अभी नया सरकार बजट की प्रिपरेशन होना शुरू हो रही है, तो हम समझते हैं कि जो रियल स्टेक होल्डर्स होंगे, पास्ट में ये प्रैक्टिस थी कि जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन थी वो बाकायदा सभी स्टेक होल्डर्स के साथ प्री बजट मीटिंग करते थे। और लेकिन क्या हुआ, जैसे ही ये गवर्नमेंट आई, हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई, तो वो सारा सिस्टम ही बंद हो गया, स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना ही खत्म हो गया। तो उसमें क्या हो गया, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बंद कमरे में बैठ के पॉलिसी बना देते और फिर उसके बाद में डंडा लेके चल पड़ते कि भैया हम ये इंप्लीमेंट कराएंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है नीरज जी कि जो बिजनेसमैन बहुत सारे, क्योंकि बीजेपी में तो बहुत ज्यादा जम्मू के बिजनेसमैन लोकल भी हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी है, अच्छी पोजीशन पे भी हैं, कुछ ने तो चुनाव भी लड़ा, तो ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जो बैठे हैं वो बिजनेसमैन की तो बात नहीं कर पाते हैं, व्यापारी वर्ग की, तो वो अपने इंटरेस्ट के लिए ही पार्टियों के साथ जुड़े हैं। इसलिए अगर आपको था कि ट्रेडर्स की बात करनी है, नहीं हो पा रही थी, तो आप पार्टी से बाहर आ गए। देखिए, वो कारण क्या होता है, कोई इंडिविजुअल बिजनेस करता हो वो उसका अपना मन है, वो इंडिविजुअल बिजनेस में। हमारे साथ क्या दिक्कत थी दीपक जी, वो ये थी कि हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के, मैं उसका 11 साल सेक्रेटरी जनरल रहा, और फिर मैं 7 साल से उसका अध्यक्ष था। तो मेरे ऊपर एक जिम्मेवारी थी कि मैं कभी भी, आपको बताऊं, हमने आज तक बात की है तो सामने बात की है, पीठ पीछे बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल में कोई अगर जाता किसी पॉलिटिकल पार्टी में तो शायद उसके लिए ये निर्णय आसान नहीं मुश्किल होता। हाँ, बड़ी भाई उसको लगा मैंने इतना समय दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी में आप एक मुकाम पे हो जी, जहां पे शायद मुझे वहां जाके लगा कि पिछले 20-20, 25-25 सालों से बड़े सीनियर कार्यकर्ता जो मेरे साथ थे, तो मेरे को ऐसा नहीं, बड़ा कुछ सीखने को मिला पार्टी के अंदर। जब मैं रहा तो हमें पता चला कि
कुछ चीजें रियलिटी में जो हम सोचते थे वो कैसी हैं और आज कैसी हैं। आज कैसी। लेकिन दीपक जी, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा आपको, आज हमारा जो ट्रेड है ना, आज आप देखेंगे हम दिक्कतें जहां पेश हो रही, जो मूलतः मैं अगर बाहर आया हूं तो आज आप देखेंगे हमारे को, हम ऑफलाइन बिजनेसमैन है और जो ऑनलाइन बिजनेसमैन, इतना जबरदस्त कंपटीशन हो रहा है कि हम वो प्रीडेटरी प्राइसिंग पे माल बेच रहे हैं और हम अपने जेन्युइन जो हमारा जेन्युइन प्रॉफिट लेने के बाद भी हम उनसे ऊंचे प्राइसेस पे रह रहे हैं। जी, आपको मैं ट्रेडर्स के हवाले से एक सवाल करना चाहता हूं कि पोस्ट 2019 पोस्ट रेवोकेशन ऑफ 370 और ड्यूरिंग एलजी रिजाइम, ट्रेडर्स का ओवरऑल जो ग्राफ है जम्मू के ट्रेडर्स का, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या वो डाउन गया है या बेटर है? डाउन ही नहीं गया, बहुत डाउन गया है। और उसको सुधार लाने के लिए देखो हमारे प्रयास क्या है, हम एक ब्रिज है बिटवीन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द ट्रेडिंग कम्युनिटी। वहां पे हमें बहुत सीरियसली विचार करने वाली बात थी। देखो मैंने क्या कहा आपको कि हमारे सीनियर साथियों ने ये विचार किया, क्यों किया, क्योंकि ऐसे हालात बन गए। उनको लगा कि भाई जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन में जो ऑफिसर्स बैठे हैं वो हमारी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे। क्यों? आप देखिए कि उस वक्त स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे थे। आप देखें खेल कहां होता है, आप डीपीआर जब प्लान करते हैं आप उसमें कंडीशंस ऐसी डाल देते हैं कि जो हमारे लोकल लोग थे, देखो हमारे यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, वो तो बेचारे 370 होने की वजह से बाहर तो काम किए नहीं, बिल्कुल उनके क्रेडेंशियल उतने अच्छे तो थे नहीं। उससे क्या हुआ कि जो हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स या सप्लायर थे वो ऑटोमेटिकली उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो जाते थे। जिससे क्या हो गया कि जब आपने ओपन कर दिया, आपकी बिडिंग सिस्टम है, तो उस बिडिंग में मेरे जो लोकल यहाँ के भाई थे जिनको हैंड होल्डिंग चाहिए थी भाई, केंद्र की सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं थी। आपको पता है मैं सिर्फ चैम्बर ऑफ ट्रेडर फेडरेशन का अध्यक्ष ही नहीं हूँ, मैं कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है। तो जब हमें देश में जाने का मौका मिलता था, बाकी जगह लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था, तो सभी साथी और जो हमारे इवन नेशनल लीडर्स के साथ भी हमें मौका मिला मिलने का, तो सबने कहा बताइए आपको चाहिए क्या, हम तो सब कुछ दे रहे। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि केंद्र की सरकार से कहीं कोई कमी नहीं थी जी, लेकिन कमी कहां आ रही थी कि जब हम ग्राउंड पे अपने लोगों को, देखो आप जम्मू कश्मीर में पैकेज दिए, बिल्कुल आप जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सपोर्ट दिए, जम्मू कश्मीर में केंद्र ने पैसा पंप इन किया, तो उसका फायदा किसको मिलना चाहिए था? यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को। हो क्या गया उल्टा कि जब आपने जेम पोर्टल के ऊपर कह दिया जी हम इसके बगैर सप्लाई नहीं लेंगे, तो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर हो गया। बाहर से जो आया हमारा यहाँ का सप्लायर, उसकी उतनी कॉम्पिटेंस नहीं थी। भाई आपने राइटर लगा दिया जी, वो 100 करोड़ से ज्यादा काम किया होना चाहिए, तो उसकी 200 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होनी चाहिए। भाई जब यहाँ का सप्लायर वो काम कर ही नहीं रहा था तो उसकी वैसे क्रेडेंशियल बनते कैसे? उससे क्या हुआ, वो वहां से बाहर हो गया। विद द रिजल्ट क्या हुआ, जो हमारे यहाँ के चाहे ट्रेडर्स थे चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। बिल्कुल। एंड दिल्ली में ये लग रहा है कि भाई हम जम्मू कश्मीर को दे रहे। मैंने क्या कहा, दिल्ली की मंशा में कहीं कोई कमी नहीं थी, मगर वो जम्मू का हिस्सा कश्मीर की तरफ चला जाता है या बाहर चला जाता है। नहीं, कश्मीर की तरफ जाता तो हमें कोई इतराज नहीं था, बाहर चला जाता, बाहर चला गया। और मैं आपको एक बड़ी सीरियस बात बताने लगा हूं, पिछले दिनों इनकम टैक्स विभाग में एक बैठक हुई, उसमें जो बात निकल के बाहर आई, मैं तो उस बैठक में नहीं था, लेकिन वहां ये चर्चा हुई कि भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना पैसा यहाँ इन्फ्यूज किया है तो जम्मू कश्मीर रीजन में इनकम टैक्स क्यों नहीं बढ़ा? तो बड़ा सिंपल था, भाई जो कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ काम कर रहे हैं, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई गुजरात से है, कोई कहीं से है, तो जो उनका यहाँ से जो काम कर रहे हैं वो बाहर इन्वेस्ट, उनका चाहे टीडीएस कट रहा है, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न है, वो वहां से भर रहे हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के रीजन में तो आएगी नहीं। सप्लायर है तो वो बाहर का है, तो इससे हमें नुकसान कहां हो गया? हमने इस पे पहले भी पार्टी में रहते हुए भी एक बार हमने मीटिंग की थी और हमने चिताया था पार्टी को कि इससे फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे लोग हैं, जो रुकना चाहिए पैसा वो बाहर जा रहा है। उससे क्या हो गया, डबल नुकसान हुआ ना। देखिए मान लो मैं एक सप्लायर हूं, मैंने ए चीज की सप्लाई की, मुझे उसमें से 5% 10% फायदा हुआ जी, तो वो पैसा मैं कहां खर्च करूंगा? यहाँ पे।
उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी रोटेट जी होगी। बिल्कुल। लेकिन जब वो पैसा बाहर चला गया तो पैसा वो कहां खर्च होगा, उस स्टेट में। नीरज जी, ऐसे में आपको लगता है कि स्टेटहुड का वापिस आना और एक कोई स्पेशल स्टेटस मिलना ये जरूरी है ट्रेडर्स के हिसाब से? देखिए, उसके ट्रेडर्स के हिसाब से तो क्या कहूंगा मैं दीपक जी, लेकिन उसमें क्या है, क्योंकि हम पिछले 70 साल से एक, जिसको कह सकते हो ना, ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे थे जिसको कहीं ना कहीं नुकसान भी था और फायदा भी था। कुछ लोग बाहर के यहाँ आने से डरते थे कि भाई यहाँ जाएंगे पता नहीं वहां पे क्या लॉस है, ये है वो है। अब हुआ क्या, विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो बाहर का व्यापारी था, देखो वो तो 47 से आजाद हो गए, उन्होंने काम करने का तरीका बना लिया, बस तरीका है, सिस्टम उनके पास पूरी एक ग्रुपिज्म का सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा, मैं उसमें एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको, कि जैसे जम्मू में हमारे यहाँ पे वाइन ट्रेडर्स थे, गवर्नमेंट लाइसेंस देती थी, बिल्कुल, और लाइसेंस के हिसाब से वो काम करते थे, बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तरह वहां लिकर पॉलिसी आई, तो क्या हुआ कि उस लिकर पॉलिसी को हमारे यहाँ के जो लोकल ट्रेडर्स थे जो काम कर रहे थे वो ग्रैब नहीं कर पाए, और बाहर से बड़े प्लेयर्स आ गए, है तो व्यापारी है ना, बिल्कुल। वो बाहर से जब बड़े प्लेयर आ गए तो क्या हुआ, वहां भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ ना, बिल्कुल। कि उन्होंने क्या किया, जब बाहर वालों ने काम इकट्ठा ले लिया, भले उससे उन्होंने छोटे छोटे लोगों को यहाँ पे काम बांट दिया, बिल्कुल, लेकिन जो मेजर प्रॉफिट का बात था वो तो ले गए, वो तो बाहर चला गया ना। तो विद द रिजल्ट क्या हुआ, फिर उसमें भी फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ, जो पैसा हमारे यहाँ की इकोनॉमी में रोटेट होना था वो नहीं हुआ जी, जिससे क्या हुआ, हमारे जो लोकल यहाँ पे वेंडर्स थे वो बंद हुए बेचारे। बिल्कुल, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं इसके ऊपर आज चर्चा नहीं करूंगा, फिर आपके साथ बैठेंगे। हाँ। आखिरी सवाल है मेरा कि अब किसी राजनीतिक पार्टी में किसी और में जाने का इरादा है या कहीं नहीं, वापस बीजेपी में जाने का भी विचार करने का इरादा है कभी? दीपक जी, ऐसा है, पहली बात तो चूंकि हम जम्मू में रहते हैं, तो जम्मू में रहने वाला आम शख्स आप देखेंगे तो वो बीजेपी का और स्पेशली नरेंद्र मोदी जी का सपोर्टर है जी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि देश में हम देख रहे हैं जो तरक्की हो रही और विदेशों में जो भारत का नाम हो रहा है, तो इसमें कोई वो वाली बात तो है नहीं कि हम एक, वो कहते हैं ना, एक उस बैंड वैगन में नहीं, आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि जो व्यापारी होता है वो सब कुछ देखता है। बिल्कुल, लेकिन जहां तक रहा सवाल पॉलिटिकल पार्टी का, तो मैंने आपको पहले ही कहा एट द आउटसेट दीपक जी, कि आप किसी मिशन के लिए गए थे, हम वहां गए थे काम करवाने, पर वो नहीं हुए, व्यापारी लोग हैं, हमने काम करके रोटी खानी है, इलेक्टोरल एम्बिशन हमारा ना था। ऐसे में आपको लगता है कि जैसे कश्मीर के पास अपनी रीजनल वॉइस है, पीडीपी है, पीपल कॉन्फ्रेंस ने, एनसी, ऐसे जम्मू की भी एक रीजनल वॉइस की जरूरत है? नहीं, देखिए, जहां तक वॉइस का सवाल है, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, मैं बताता हूँ आपको दीपक जी, होता पता क्या है, जम्मू कश्मीर एक ऐसा खिता है, हम एक लैंडलॉक्ड रीजन है, ठीक है, कश्मीर में भी वो क्यों सरवाइव कर पाते हैं, क्योंकि वहां पे एक सेपरेटिज्म की राजनीति का एक बोलबाला रहा है। लेकिन मैं आज एक बात बताऊं आपको, आप देखेंगे जब चूज करने की बारी आई तो कश्मीर ने भी एनसी को चुना। एनसी एक मॉडरेट पार्टी है जी, उसके जो फेसेस हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला जी हो, चाहे फारूक, रीजनल है ना, तो जम्मू की एक रीजनल एक वैक्यूम है। देखो उसका क्या कारण है, क्योंकि जम्मू, आप देखो जम्मू की जो सोसाइटी है ना वो मिक्स है, यहाँ पे मेजोरिटी नहीं किसी की, इसलिए रीजनल पार्टी में, यहाँ हमारे पैंथर पार्टी थी ना, आपने देखा वो एक 2-4 रीजन में ही अच्छा परफॉर्म कर पाई, मरहूम भीम सिंह जी ने थोड़ा काम नहीं किया, वो कांग्रेस में थे, जनरल सेक्रेटरी थे किस टाइम पे, उन्होंने थोड़ी मेहनत नहीं की, उसके बाद में जो उनके साथ में आए देखे आपने फॉलोअर्स, तो जो उनके फॉलोअप में जितने भी पारिवारिक लोग थे, मेहनत उन्होंने भी कम नहीं की। लेकिन क्या होता है कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा रीजन है, मैंने जैसे आपको कहा कि हम एक ऐसे रीजन में आते हैं, पर्टिकुलरली जम्मू को मैं कहूंगा कि केंद्र की जितनी भी सरकारें रहें उनका ध्यान कश्मीर की तरफ ज्यादा रहता है कि हम कश्मीर को गुडी गुडी रखें। लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा, जहां तक व्यापार की बात है ना दीपक जी, हम इंटरडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, हमारे बिना कश्मीर अधूरा है, कश्मीर बिना हम। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर एक नया जम्मू कश्मीर बने, जम्मू और कश्मीर के ट्रेडर के बीच में गैप कम हो और जम्मू के ट्रेडर्स के एक बड़े चेहरे, व्यापारी वर्ग की बड़ी जो है उम्मीदें थी कि नीरज जी बीजेपी में गए हैं, शायद कुछ बेटर होगा, मगर नीरज जी 2 साल बाद बाहर आ गए, क्योंकि इनकी भी बात सही है कि बीजेपी उस तरह से व्यापारी वर्ग की बातों को नहीं रख पाई उस पटल पर जहां से उन्हें फैसले देने थे, तो ये व्यापारियों की लड़ाई लड़ते रहेंगे,
मगर इनका कहना है कि उम्मीदें जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार से भी उतनी ही हैं जितनी पहले बीजेपी से थी। तो अब देखते हैं कि कितनी उम्मीदों पर खरे उतर पाते हैं। बहुत धन्यवाद।